Iran launched more than 300 cruise missiles, ballistic missiles, and drones toward Israel, raising concerns about broader conflict in the Middle East 6 months after Hamas attacked Israel. Iran has just launched an attack on Israel. It's a retaliatory attack. Israel says that it is ready to handle any scenarios that may unfold against Iran. इंडियन अचीवर्स के हमारे सभी साथियों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में, जिसमें हम हर बार किसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं और उसमें हमारे विशेषज्ञ मेहमान होते हैं। और इस बार हम एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी कल ही इजराइल की एक और देश यानी कि ईरान से लड़ाई शुरू हो गई है और दुनिया में जो तनाव है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो उसी को लेकर हमने सोचा कि आज इस विषय पर हम देखें कि इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि आज हमने जो अपने मेहमान बुलाए हैं वो भारत के भूतपूर्व राजदूत रहे हैं और उनमें से मनोज भारती जी जो एक हमारे मेहमान हैं वो ईरान में रह भी चुके हैं, और दूसरे हमारे जाने माने मेहमान हैं जो पहले भी हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं, विनोद कुमार जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में। मैं और मेरे साथी डॉक्टर विजय गौड़ नतमस्तक हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे इस विषय के ऊपर अपने विचार रखने के लिए हामी भरी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारती जी, मैं आपसे सीधा पहले सवाल करता हूं कि ये जो कल से इजराइल और ईरान में लड़ाई शुरू हुई है, आपको लगता है कि ईरान इस लायक है कि वो सीधे सीधे इजराइल से लड़ पाए? क्योंकि इजराइल के पीछे अमेरिका का पूरा हाथ है, या फिर आपको लगता है कि ईरान जो है वो आतंकी संगठनों के जरिए इस युद्ध को आगे बढ़ाएगा? सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ईरान के साथ मेरा जो अनुभव रहा है और जितना मैंने जाना है ईरान को और ईरान की सरकार को, अभी की सरकार को, उसको लेकर ये एक एनालिसिस किया जा सकता है कि वहाँ की सरकार डिसिप्लिन ढंग से सोचती कम है। वहाँ पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से एक समझ को अंजाम देती है, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका जो डिसीजन है वो दो ही चीज़ दिखाता है। एक, या तो उनके पास परमाणु हथियार से रिटेलिएट करने की कैपेबिलिटी मौजूद है, या फिर उनको लगता है कि उनके इस स्टैंड को कुछ और देश मदद करने के लिए आगे आएंगे, क्योंकि उनको भी ये मालूम है कि इजराइल के पीछे अमेरिका का और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज का भी सपोर्ट रहा है। जब तक ईरान को ये नहीं लगेगा कि उसका साथ देने के लिए कुछ और दूसरी शक्तियां आ जाएंगी, तब तक ऐसा डिसीजन लेना मेरे ख्याल से मूर्खता ही कही जाएगी। तो भारती जी, मेरा इसी से एक रिलेटेड प्रश्न है जी। आपने अभी बड़ा डिप्लोमेटिक उससे बाहर जाके मूर्खतापूर्ण शब्द का जो प्रयोग किया, अब मैं उसको समझ सकता हूँ, पर क्या आपको लगता है कि ईरान की सरकार के ये इस तरह के जो निर्णय हैं वो पूरी तरह से धार्मिक रूप से टिल्टेड होते हैं? 79 से पहले हम देखते हैं कि संबंध और तरह के थे और उसके बाद बिल्कुल ही अलग दिशा में वो चल पड़े, ये बात सर्वविदित है। अभी क्या इस तरह के निर्णयों का आधार सिर्फ इतना सा है कि उनके धार्मिक पुस्तकों में
यहूदियों को समाप्त कर देने का जो दिशा निर्देश है, क्या वो उससे परिचालित होते हैं? आपको ऐसा लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि जो इतिहास है उस पे हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा आपने 1979 के रिवॉल्यूशन के बारे में बात की, उसके बाद से आप देखेंगे कि लगभग हर पब्लिक रैली में वहाँ पे एक नारा दिया जाता है, मार्क बार अमेरिका। और वो मेरे ख्याल से रिलीजियस पॉइंट से ज़्यादा पॉलिटिकली गाइडेड मुझे लगता है। तो रिलीजन का अपना असर होगा, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा अपना ख्याल यही है कि ये पॉलिटिकल स्टांस ज़्यादा है, जो कि उनके इस्लामिक रिवॉल्यूशन से गाइडेड हुआ था। और इज़राइल एक्चुअली अमेरिका का एक बहुत नज़दीकी दोस्त माना जाता है पूरे दुनिया में, और ईरान में तो कुछ ज़्यादा ही मानते हैं। तो इस हिसाब से जो नेचुरल दुश्मनी अमेरिका के खिलाफ है वहाँ की सरकार की, ईरानियन सरकार की, वो इज़राइल से भी लिंक्ड हो जाती है। तो विनोद जी, मेरा आपसे सवाल है, चूंकि आप सेंट्रल एशिया में काफ़ी कंट्रीज को रिप्रेजेंट भी किया है, आपको क्या लगता है, जैसे भारती जी ने बताया कि अमेरिका और कुछ पश्चिमी देश पूरी तरह से इजराइल के पीछे खड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है कि रूस और चीन का क्या रुख रहेगा, और इससे क्या जो पश्चिम एशिया है कि वहाँ पर क्या क्षेत्रीय तनाव बढ़ेगा? राजीव जी, इसमें यहाँ पर मैं उद्धृत करना चाहूँगा, जैसा कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा है जी। कि अगर इज़राइल कोई ऑफेंसिव एक्शन लेता है तो अमेरिका उसका समर्थन नहीं करेगा। दूसरी बात जो उन्होंने कही, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा कि इस एक जो अटैक हुआ यहाँ पर सीरिया में दूतावास में ईरान के, या कुछ जी। कहते हैं कि दूतावास की बिल्डिंग के बाहर था, उस पर एक अटैक हुआ और ईरान ने कुछ मिसाइल्स फायर की हैं। अब इस मामले को यहीं पर ख़त्म मान लेना चाहिए, क्योंकि ये मिसाइल और ड्रोन्स अपने लक्ष्य तक पहुंच करके कोई बहुत अधिक नुकसान नहीं कर पाए। तो इसलिए ये मानना चाहिए कि अमेरिका का एक तरह से जो है वो इजराइल को समर्थन देता है, लेकिन वह इसका और एस्केलेशन नहीं चाहता है। और ईरान ने भी अब क्लियरली अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उसने यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के अंतर्गत यह एक्शन लिया है, सेल्फ डिफेंस, जिसको दूसरे देश भी अक्सर उद्धृत करते रहते हैं। रूस और चीन का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो मुझे नहीं लगता कि इसमें होगा, और हम आशा करते हैं कि यह जो कॉन्फ्लिक्ट है और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और यह बड़े लार्ज स्केल पर नहीं बढ़ेगा। लेकिन परोक्ष रूप से रूस और चीन तो हम सभी को मालूम है कि वो उनका क्या रुख रहेगा। रूस, चीन और ईरान का एक हम देख रहे हैं राजनीतिक और सामरिक एक्सेस पिछले पिछले कुछ वर्षों में डेवलप हो रहा है। तो उनका रुख क्या है वो तो सभी को मालूम है, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें शायद नहीं होगा। तो ओके। भारती जी, आपको क्या लगता है? देखिए, अब दोनों बड़े देशों में इस बार चुनाव है। भारत में चुनाव है और अमेरिका में नवंबर में चुनाव है। तो पहली बात तो ये है कि क्या इन चुनावों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? मध्य एशिया में ये जो पश्चिम एशिया में जो हो रहा है, जो स्थितियां तनावपूर्ण बनी हुई हैं, क्योंकि दोनों ही जगहों पे इस प्रकार की पॉपुलेशन है और वो इफेक्टिव पॉपुलेशन है। तो कितना असर डाल सकती है, और क्या इसके एस्केलेशन में ये जो इलेक्शंस हैं, इनमें किसी तरह का बेनिफिट, इनमें किसी तरह का फायदा उठाने के लिए भी इसको एग्रीवेट किया जा सकता है? मुझे लगता है कि भारत में जो चुनाव हो रहे हैं उनका वो और ज़्यादा नज़दीक हैं हमारे तिथि वाइज, दिवस वाइज हम काफ़ी जल्दी इलेक्शंस में एंटर करने वाले हैं। जी। अगले वीक पहला फेज़ होने वाला है हमारे यहाँ। और हमारा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अभी इस मामले में नहीं है। जैसा कि आज हमारे
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्री जी ने कहा है कि हम इस जो डेवलपमेंट है वहाँ से हम चिंतित हैं। वो एक चिंता का गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं कहा है। इसका मतलब है कि हमारा इन्वॉल्वमेंट जानबूझकर हम बहुत लिमिटेड रखने वाले हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे इलेक्शंस में इस डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा असर मुझे नहीं लगता है, लेकिन अमेरिकन इलेक्शंस में इसका असर हो सकता है और ज़रूर होगा। ये देखते हुए कि आगे आने वाले समय में ये युद्ध कितना गंभीर हो जाता है या कितनी जल्दी निपट जाता है। बाइडेन साहब ने भी जो कहा है, जो स्टेटमेंट्स वगैरह उनके आए हैं और वहाँ की जो मीडिया में एनालिसिस चल रहा है, उससे यही लगता है कि उनकी रेटिंग, पब्लिक रेटिंग बहुत जल्दी नीचे आ रही है। इस युद्ध को लेकर भी जो स्टांस अमेरिका ने अभी लिया है, प्रेसिडेंट बाइडेन ने अभी लिया है, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर बनाया गया है। जो वहाँ इंटरनेशनल वर्कर्स की डेथ हुई है या बच्चों की जो हालत वहाँ है, इसको लेकर एक जनरल सोशल मीडिया में जो अप्रोर है, उससे वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा प्रभावित है। वहाँ के डेमोक्रेट जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं। रिपब्लिकन्स का तो आपको पता ही है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में, अगले 2 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते में इज़राइल इस पर किस तरह से रिएक्ट करता है, ये बहुत गंभीर असर डालेगा अमेरिका के आने वाले इलेक्शंस में। विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वैसे तो आपने कहा है कि शायद ये लड़ाई ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो ये मुस्लिम देशों का जो माइंडसेट है, अगर हम उनको देखें तो उसके हिसाब से तो हमें लगता है कि ये लड़ाई शायद आगे बढ़ भी सकती है, हो सकता है न्यूक्लियर वार में भी कन्वर्ट हो जाए। तो भारत जैसे आज की तारीख में एक अच्छी खासी ताकत है दुनिया में और भारत की से मानी जाती है, और भारत दोनों तरफ से तटस्थ है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे भारती जी ने कहा है कि भाई चुनावों पे तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मान लीजिए लड़ाई आगे बढ़ती है तो आपको क्या लगता है कि भारत का क्या रुख क्या रहेगा इस तरह? राजीव जी, सबसे पहले तो हमें मुस्लिम देशों की बात नहीं करनी चाहिए, जी। क्योंकि ऐसा कहने से ये लगता है कि ये मुस्लिम देश कोई एक इकाई हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और जैसा कि आपने पूरे गल्फ, बाकी विश्व की बात छोड़ दें, गल्फ और वेस्ट एशिया में भी सारे मुस्लिम देश एक इकाई के रूप में नहीं हैं। और जो इसको हमें, जैसा एम्बेसडर मनोज भारती ने भी पहले कहा, कि वहाँ पर जो कुछ भी अभी हो रहा है उसे एक राजनीतिक और एक सामरिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। ईरान अपना प्रभाव बढ़ाने की इच्छा रखता है, इज़राइल भी चाहता है कि उसका प्रभाव क्षेत्र में बढ़े। दोनों ही भारत के मित्र हैं, दोनों ही भारत के बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि वहाँ पर शांति और स्थायित्व रहे। और पर जो भी है, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ये संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि इसमें और आगे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। नहीं पहली नहीं, बार जी। इज़राइल के ऊपर डायरेक्ट असॉल्ट हुआ है 1973 के बाद। बीच में इराक ने एक बार कुछ मिसाइल्स दागी थी, पर पहली बार डायरेक्ट बड़ा असॉल्ट हुआ है। और इन्होंने जो यूएस के शिप बेस्ड डिफेंस सिस्टम्स हैं, और इज़राइल ने बहुत सारी मिसाइल्स और ड्रोन्स को रास्ते में रोक लिया। ऑफ कोर्स, तो इससे ये भी, अगर आगे कभी युद्ध होता है तो उसमें जो नेवल प्लेटफॉर्म्स पर बेस्ड ऑफेंसिव और डिफेंसिव सिस्टम्स हैं, उनका बहुत बड़ा उपयोग होगा। न्यूक्लियर वॉर की तो मैं नहीं सोचता कि होगी, ये बहुत ही दूर की कौड़ी है। और दोनों में से कोई भी, दोनों ही न्यूक्लियर कैपेबल हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी न्यूक्लियर वॉर की तरफ नहीं जाएगा। ये तो बिल्कुल अभी हमें इस विषय में सोचना नहीं चाहिए, और बल्कि कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट भी ज़्यादा ना बढ़े, इस दिशा में सोचना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो गल्फ और वेस्ट एशिया के देश हैं, और जो वेस्टर्न अलायंस में हैं कंट्री, जिसमें यूएसए प्रमुख है,
उन सभी की भी यही इच्छा लगती है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा आगे ना बढ़े। आपको लगता है कि अमेरिका यही सोच लिए चल रहा है, और भारत का रुख आपने नहीं बताया कि क्या रहेगा? अमेरिका तो यही कह रहा है, जो आज प्रेसिडेंट बाइडेन का स्टेटमेंट आया कि अगर इज़राइल ऑफेंसिव एक्शन लेता है तो यूएसए उसका समर्थन नहीं करेगा, उसके साथ में लड़ाई में नहीं आएगा। ये बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है। दूसरा, प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि इज़राइल को ये मान लेना चाहिए कि अब ये मुद्दा सेटल हो गया है। तो ये उन्होंने इसको जो कि है एक तरह से आग पर पानी डालने का काम कर रहे हैं। भारत का रुख तो भारत ने कहा है कि हम उस क्षेत्र में शांति और स्थायित्व चाहते हैं। ईरान में भी भारतीय रहते हैं, इज़राइल में भी रहते हैं, और पूरे गल्फ और वेस्ट एशिया क्षेत्र में करीब 90 लाख भारतीय हैं। तो हमारा तो प्रमुख इंटरेस्ट है कि इस क्षेत्र में ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा आगे नहीं बढ़े। अगर आप एक बार सोचें कि 90 लाख भारतीयों को वहाँ से कैसे हटाया जाएगा, उनकी सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? तो इसलिए सबसे बेहतर तो यही होगा कि वहाँ पर यह कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा ना बढ़े, और उसके लिए जो भी प्रयास कूटनीतिक प्रयास हो सकते हैं, मुझे पूरी आशा है भारत उन प्रयासों को ज़रूर करेगा। तो भारती जी, ये समस्या है क्या? हम जरा थोड़ा सा वापस ड्राइंग बोर्ड पे आ जाएं। 7 अक्टूबर को जो घटना हुई, जो हमास ने किया, उसके 10 दिन बाद ही अरब और ईरान का पीस एग्रीमेंट होने वाला था। उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए ऐसा लगता है कि ये सब हमास द्वारा किया गया, ईरान ने करवाया, ऐसा दुनिया कहती है। अब स्थिति ये है कि ईरान को ये अच्छा नहीं लगता कि कोई भी अन्य देश इस तरह से इजराइल के साथ संबंध बढ़ाए उस एरिया में। तो समाधान क्या है? ये तो चलता ही रहेगा। अब ईरान किसी दूसरे देश की फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट तो नहीं कर सकता। रही बात अमेरिका की, तो इससे साथ ही एक सवाल और भी मैं पूछ लूं आपसे कि अमेरिका में स्थिति अब ये है इलेक्शन को लेके कि हमारे एक तरफ तो खाई है और दूसरी तरफ झेरा है, कहते थे हरियाणवी में। तो एक तरफ तो यहाँ का वो जो सो कॉल्ड सेकुलर लेफ्ट है, जिसमें प्रीडोमिनेंटली कम्युनिस्ट और मुस्लिम्स लगभग इकट्ठे ही हैं, और वो सारा बाइडेन जी के साथ रहा है सदा से। दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे जो ज्यू लॉबी है, वो डीप स्टेट है, बहुत पावरफुल लॉबी है वो। तो अब क्या बाइडेन जी को इन दोनों में से चुनाव करना कितना मुश्किल होगा? किस तरह? आज जॉन बोल्टन का भी एक स्टेटमेंट आया है, अगर आपने देखा हो, और कल ट्रंप का भी एक स्टेटमेंट आया था। वो लोग भी दूसरी दिशा में सोचते हैं। वो इस समस्या का समाधान, वो तो ट्रंप ने तो कहा था कि हम तो वैसे 2 स्टेट की बात ही नहीं सोचते, एक ही स्टेट ठीक था। तो चलिए, अब जो भी है, आप थोड़ा सा इस विषय पे प्रकाश डालें, क्योंकि ये इतने कॉम्प्लिकेटेड और गंभीर हैं कि आप जैसे जिन्होंने पूरा जीवन एम्बेसडर रहे हैं, जिन्होंने यही सब देखा है, वो थोड़ा हमारे पाठकों को प्रकाश दें इस पर। आपने 2 बातें कही। मैं पहली बात से शुरू करता हूँ। ईरान और मिडल ईस्ट और अरब वर्ल्ड का कॉन्फ्लिक्ट आपने गिनाया, और जो हमास ने 7 अक्टूबर का अटैक किया। मुझे लगता है कि ईरान की पोजीशन अरब वर्ल्ड के साथ हमेशा से ही कहा जाए 36 का आंकड़ा रहा है, और जब तक ईरान में ये इस्लामिक शासन है, मुझे नहीं लगता है कि उनका स्टैंस अमेरिका के तरफ बदलने वाला है। तो अक्टूबर के पहले जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रही थी, आपको याद होगा G20 में हमने इंडिया टू यूरोप कॉरिडोर के बारे में भी बातचीत की थी, जो कि सऊदी अरेबिया इजराइल होते हुए जा रहा था। उसमें अमेरिका का भी समर्थन था,
सब लोग G20 की सारी कंट्रीज उनके साथ मिलकर ये डिसीजन लिया गया था। तो ये सब एक ऐसा इंडिकेशन था कि रिश्ते सुधर रहे थे। सऊदी अरेबिया, इज़राइल, यूरोप, अमेरिका सब लगभग एक लाइन में आने को तैयार थे। शायद इस बात को ये बात उनको पसंद नहीं थी, ईरान को और ईरान की सोच को पसंद नहीं थी। लेकिन जो रास्ता उन्होंने चुना वो रास्ता थोड़ा मेरे ख्याल से इट क्रॉस द रेड लाइन। और इज़राइल तो सबको मालूम है कि इनका रिएक्शन बहुत डायरेक्ट और इंटेंसिव होता है। मुझे लगता है कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक या अप्रैल तक अभी कह लें, ये एक प्रॉक्सी शैडो बॉक्सिंग हो रही थी, प्रॉक्सी वार चल रही थी, जहाँ पे ईरान ने अपने साथियों की मदद से इज़राइल को परेशान किया और इज़राइल के ऊपर भी ये आरोप लग सकता है कि उन्होंने एक तरह से रिस्पॉन्स में स्टेट टेररिज्म की तरह काम किया। जिस तरह से उन्होंने सिविलियंस को मारा, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स लिया, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट के लोगों को भी उन्होंने मारा। ये मेरे ख्याल से कुछ लोग इसको स्टेट टेररिज्म की तरह भी देख सकते हैं। अमेरिका का ये जब स्टैंड आया कि अमेरिका इज़राइल के किसी भी ऑफेंसिव इसमें भाग नहीं लेगा या उनको रोकेगा, तब ये सुनने के बाद ही मेरे ख्याल से इज़राइल ने दमिश्कस में ईरानियन दूतावास पर हमला किया। कुछ विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ये जानबूझकर किया गया था जिससे कि ईरान को इस मामले में डायरेक्टली इन्वॉल्व किया जा सके। उसके पहले तक, मतलब 7 दिन पहले तक ईरान इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। तो जब ईरानियन दूतावास पर हमला हुआ, उसके बाद आप जानते हैं कि ईरान ने किस तरह से रिएक्ट किया। अब जब ईरान खुले में आ गया है तो मुझे लगता है कि इज़राइल अब चुप बैठने वाला नहीं है। जैसा कि एम्बेसडर विनोद कुमार ने कहा, आगे किसी भी एस्केलेशन को अगर सोचा जाए तो ये बहुत चिंताजनक विषय है। स्पेशली हमारे लिए भी वो बहुत चिंताजनक विषय है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पे उस पूरे एरिया में रहते हैं और ये बात माननी होगी कि अगर ये युद्ध बढ़ा तो ये केवल ईरान और इज़राइल में ही सीमित नहीं रहेगा। ये एक तरह से कहा जाए तो पूरा जो कॉरिडोर है, इराक, उसके बाद सीरिया, फिर जॉर्डन, सारी कंट्रीज़ उसमें अफेक्टेड हो जाएंगी। ये हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक समय होगा अगर ऐसा होता है तो। भारती जी, मैं आई एम सॉरी, मैं बीच में रोक रहा हूँ। क्या ये संभव होगा कि इस तरह की परिस्थिति में भारत तटस्थ रह सके? एक तरफ हमारे रूस के साथ संबंध है, हमारे ईरान के साथ संबंध है, बल्कि हमारी डिपेंडेबिलिटी है एक तरह से तेल को लेके, और फिर ईरान के साथ हम संबंध बिगाड़ना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान भी है और अफगानिस्तान को हमारे सारा सपोर्ट सिस्टम वहीं के थ्रू जा रहा है। तो रही बात तटस्थ तो रहना, तो मेरे ख्याल नॉन अलाइनमेंट से तो हम बहुत दूर आ चुके हैं। तटस्थ रह पाएगा भारत? और अगर विश्व युद्ध होता है तो क्या हमारी तटस्थता कायम रह पाएगी? अगर आप भारतीय विदेश नीति को ध्यान से देखें तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा एक्सेप्ट कि हम तटस्थ रहें। हमारा रोल मुझे लगता है कि शांति दूत की तरह रहेगा, चाहे स्थिति कुछ भी हो जाए। जब तक भारत डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है किसी तरह से इस युद्ध में, तब तक हम केवल एक शांति दूत की तरह ही रिएक्ट करेंगे। दोनों ही देशों को या दोनों ही पार्टियों को जो इस युद्ध में शामिल होंगे,
उनको हम अ, एक दूसरे से बातचीत करने की और बातचीत के द्वारा ही एक रास्ता निकालने की सलाह देते रहेंगे। अगर आपका मतलब तटस्थता से ये है तो मैं कहूँगा कि भारतीय विदेश नीति इसी बात को मानती है और आगे भी ऐसा ही होने की संभावना है। चलिए, आखिर में विनोद जी आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान बॉर्डर कंट्रीज हैं और पाकिस्तान को आतंकी गुटों की शरणास्थली कहा जाता है। तो पाकिस्तान इस वक्त काफी इस मामले में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भी आतंकी संगठनों का साथ देता है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का क्या रुख रहेगा? कि वो ईरान का खुल्लम खुल्ला साथ तो दे नहीं सकता, क्योंकि इसका मतलब अमेरिका के खिलाफ बगावत है, जो कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो आपको क्या लगता है, जैसे अभी विजय जी ने कहा कि अगर ये विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता है तो स्थितियां बदल जाएंगी, तो उस स्थिति में पाकिस्तान का क्या रूप रहेगा? राजीव जी, पाकिस्तान ईरान को एक्चुअली बॉर्डर करता है, इसलिए उसके लिए जो है ये ज़्यादा चिंता का विषय है। परंतु जैसा कि आपने थोड़ा हिंट भी किया कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कोई क्लियर स्टैंड इसमें लेगा, कोई ऐसा स्टैंड जो अमेरिका को पसंद ना हो। तो वह भी मेरे ख्याल से इस विषय में थोड़ा लो प्रोफाइल ही रखेगा अपना। और जहाँ तक आपने विश्व युद्ध की बात की, अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध को देखें तो उसमें कौन किसके साथ में है, वो जब विश्व युद्ध आरंभ हुआ था तब पता नहीं था कि कौन किसके साथ में जाएगा। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता है उसमें नए देश शामिल होते जाते हैं, या लोग अपने अलाइनमेंट चेंज करते हैं, या तटस्थ हो जाते हैं। कई सारे देश थे जो तटस्थ हो गए थे, और हमें आशा करनी चाहिए कि हम विश्व युद्ध की तरफ ना बढ़ें। और जहाँ तक तटस्थता की बात है, तो अगर हम रूस और यूक्रेन के युद्ध में तटस्थ रह सकते हैं तो जाहिर है कि हम इजराइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें भी तटस्थ रह सकते हैं। और मैं एम्बेसडर मनोज भारती की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हमें अपना पूरा प्रयास शांति के लिए ही लगाना चाहिए। नहीं, पाकिस्तान का तो बताओ ना। हमारा तो शांति प्रयास रहेगा। आप भी बड़े शांत हैं, पाकिस्तान आपके जवाब भी काफी शांत हैं, लेकिन आप ये तो बताइए, पाकिस्तान तो शांत नहीं है, उसका क्या होगा कालिया? राजीव जी, पाकिस्तान इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होने वाला है, ये तो पक्की बात है। और इस मामले में भारत और पाकिस्तान के विचार हमेशा मिलते नहीं हैं, मगर मैं सोचता हूँ कि इस पार्टिकुलर मामले में भारत और पाकिस्तान के विचार एक समान रहेंगे, कि दोनों ही ये कहेंगे कि भाई झगड़ा मत करो, शांत रहो, और पाकिस्तान किसी भी हालत में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। भारती जी, आखिर में चलते चलते आपका भी क्या यही जवाब है पाकिस्तान को लेकर? अम्बेसडर विनोद कुमार ने जो कहा मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ, बट मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान और ईरान में पड़ोसी देशों की तरह ही खटपट चलती रहती है। स्पेशली बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान हमेशा ही ईरान पे इल्ज़ाम लगाता रहा है कि वो वहाँ के विरोधियों को मदद करता रहता है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान और ईरान में वो मित्रता नहीं है जिसकी आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक युद्ध का सवाल है, पाकिस्तान जानता है कि उसके पास कुछ है नहीं, और खोने को बहुत ज़्यादा है, पाने को बहुत कम है। जी जी जी। तो एक बार फिर मैं वही शब्द यूज़ करूँगा कि अगर पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व होता है तो ये उसकी मूर्खता ही होगी। विजय जी, दोबारा शब्द इस्तेमाल हो गया, मूर्खता। चलिए, अब हम इसके ऊपर नजर बनाए रखते हैं, और अगर हमको लगता है अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है और इसके ऊपर एक बार फिर हमारे को आप लोगों के विचार लेने की जरूरत पड़ेगी, तो हम एक बार फिर इसके ऊपर कार्यक्रम करेंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जैसा आपने कहा कि ये लड़ाई ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी, हम भी वही दुआ करते हैं कि शांति बनी रहे और भारत में चुनाव भी शांति से हो जाए और लोग मूर्खता ना करें। हाँ। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद आपका कि आप बहुत बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार।